मीनवाइल अगर आप लोगों को लास्ट क्लास का कोई डाउट पूछना है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। तो श्रेया, लास्ट क्लास आपने करी थी, उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही थी आपको? नो सर, लेकिन मेरे लास्ट के 15 मिनट्स का सॉरी, लास्ट का कितने मिनट का सेशन? सर 15-20 मिनट्स का मेरा स्किप हो गया था क्योंकि नेटवर्किंग इश्यूज हो गए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए उसको मेकअप करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी आपको ना एक बैकअप क्लास प्रोवाइड करवानी पड़ेगी मुझे। क्लास कर लो अभी, एक दो क्लासेस और कर लो आप। अगर कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं आती है, प्रॉब्लम होती रहती है फिर भी, तो फिर आप ना सर से बात करके देखिएगा, उनसे बोलिएगा कि अरेंजमेंट करना है बैकअप का। ठीक है, ओके सर। स्पर्श, कुछ पूछना है आपको? लास्ट क्लास का कोई डाउट है? आज तो घर पे ही हो ना, या कार में हो आज भी? सर आई एम स्टिल आउट सो आई कैन नॉट अनम्यूट टुडे। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। चेतना ने भी ज्वाइन कर लिया है मैं, चलिए अच्छी बात है। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल लास्ट क्लास का थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे हम, उसके बाद आगे चलेंगे। और अगर उन टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप बता दीजिएगा, फिर अकॉर्डिंगली जो है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए एक सेकंड रुक जाए बस। हाँ जी, देखिए हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, या थियोरी ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं इसको। इस चैप्टर में हमने क्या क्या कर लिया है अभी तक, उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि कॉस्ट का क्या मतलब होता है, मीनिंग ऑफ कॉस्ट। इसके बाद हमने बात करी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की, कि कॉस्ट को कितने तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, मीनिंग ऑफ कॉस्ट में बताया था कि जो भी एक प्रोड्यूसर जो भी अमाउंट स्पेंड करता है ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी पैसा एक प्रोड्यूसर खर्च करता है, उसको हम कॉस्ट कहते हैं। और कॉस्ट को हम दो हिस्सों में, दो तरीके से बेसिकली क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, या आप क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। अगर हम नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं ना कॉस्ट को बच्चे, तो हम उसको वी कैन क्लासिफाई इट एज फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। और अगर हम सोर्सेज के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो उसके भी दो पार्ट हैं। नंबर वन इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। फिक्स कॉस्ट क्या होता है? जो भी फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे आप पैसा स्पेंड करते हैं ना, वो फिक्स कॉस्ट है। और फिक्स कॉस्ट का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज करें या डिक्रीज करें या प्रोडक्शन ना भी करें, फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड, विच मीन्स के ये हमेशा हर सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है, प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट जो है बढ़ जाएगी, अगर प्रोडक्शन घटेगा तो कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है ऐसे खर्चे जो उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे स्पेंड करते हैं आप, जो बाहर से आप परचेज कर रहे हैं, है ना। जैसे कोई भी बिजनेसमैन अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो बहुत सारे रिसोर्सेज उसको बाहर से परचेज करने पड़ते हैं। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो उसके पास पहले से अवेलेबल होते हैं। तो जो चीज उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है, एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू, इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। और जो भी चीज उसको बाहर से परचेज करनी पड़ती है, उसकी वैल्यू को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद एक और चीज बताई थी मैंने आपको, हमने बात करी है टोटल कॉस्ट के बारे में। टोटल कॉस्ट क्या होता है यहाँ बताया था, सिर्फ सम टोटल ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। इसके बाद इस चैप्टर में हमने फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का डायग्राम कैसे बनता है उस पर बात करी। इसमें बताया फिक्स कॉस्ट का डायग्राम पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है एंड इट इज एन इनवर्सली एस शेप्ड कर्व।
इसके बाद हमने बात करी टोटल कॉस्ट की। तो टोटल कॉस्ट बताया कि वो वाई एक्सिस के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होगा और इट इज ऑल्सो एन इनवर्सली एस शेप्ड कर्व। डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में ये है, शेप सेम है दोनों का, द ओनली डिफरेंस इज दैट वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन और टोटल कॉस्ट जो है इट स्टार्ट फ्रॉम सम पॉजिटिव पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस। ठीक है। फिर लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था मार्जिनल कॉस्ट का। मार्जिनल कॉस्ट में मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है ना उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर फॉर प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। तो वन एक्स्ट्रा यूनिट की जो कॉस्ट होती है, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है, उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया है कि मार्जिनल कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड ईदर ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कॉस्ट एंड इट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। या तो वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं या टोटल कॉस्ट के बेसिस पे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। फिर लास्ट क्लास में हमने ये भी बात करी कि मार्जिनल कॉस्ट का अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें तो मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम किस तरीके से बनेगा। इसमें बताया कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो यू शेप होता है। तो इट इनिशियली डिक्लाइंस, रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट एंड देयर आफ्टर इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे इसका मिनिमम पॉइंट है और उसके बाद ये बढ़ रहा है, क्योंकि जब भी कोई चीज इनिशियली डिक्रीज होगी, मिनिमम पॉइंट पे पहुंचेगी, उसके बाद वो इंक्रीज होना शुरू होगी ग्रेजुअली, तो अल्टीमेटली उसका जो डायग्राम है ना वो बनेगा यू शेप। तो मार्जिनल कॉस्ट इज अ यू शेप्ड कर्व। तो यहाँ तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। अब श्रेया, चेतना, अक्षता, स्पर्श, आप में से किसी को डाउट है इसमें से किसी भी कॉन्सेप्ट में, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, या कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। नो सर। आगे चलें फिर। आज का कॉन्सेप्ट हमें स्टार्ट करना है एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाओ बस। यहाँ पे ना जरा सा शोर हो रहा है फैन का, मैं इसको बंद कर लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। एक सेकंड रुक जाओ बस आप लोग। हाँ जी, तो आज डिस्कस करने वाले हम लोग एवरेज कॉस्ट। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है आपको, मैं पावर पॉइंट शेयर करवा दूंगा। इनफैक्ट मैंने लास्ट क्लास में आपको पावर पॉइंट शेयर करी भी होगी। देखिए एवरेज कॉस्ट का क्या मतलब होता है। एवरेज कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन यूनिट ऑफ आउटपुट। किसी भी प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने में जो भी खर्चा होता है ना, दैट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। सर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए मार्जिनल कॉस्ट में हम बात करते थे एक एक्स्ट्रा यूनिट मैन्युफैक्चर करने में जो खर्चा होता है ना उसे मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। और एवरेज कॉस्ट का मतलब है एक यूनिट प्रोड्यूस करने पे जो खर्चा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। एक एक्स्ट्रा यूनिट आप मैन्युफैक्चर करोगे, जो भी अमाउंट स्पेंड होगा, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। और एक यूनिट पे हम अगर कॉस्ट निकालना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। समझिए बात को। जैसे कोई प्रोड्यूसर टोटल 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, और 100 यूनिट मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है दैट कम्स टू 5,000 रुपीज। 5,000 रुपए का खर्चा करता है वो 100 यूनिट मैन्युफैक्चर करने में। आप मुझे बताओ अगर 100 यूनिट बनाने में 5,000 रुपए का खर्चा है, 100 यूनिट मैन्युफैक्चर करने में अगर 5,000 रुपए का खर्चा है, 5,000 का, तो एक यूनिट की कॉस्ट क्या हुई? 50। श्रेया ने बताया 50। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है सर, 5,000 रुपए अगर 1,000 यूनिट पे, सॉरी 100 यूनिट पे है, तो एक यूनिट का खर्चा जो है वो है 50 रुपीज फॉर 1 यूनिट या पर यूनिट। समझ रहे हैं क्या फॉर्मूला क्या लगा रहा हूँ मैं इसके पीछे? जो भी कॉस्ट है मेरी उसको मैंने क्वांटिटी से डिवाइड किया। दिस इज कॉस्ट एंड दिस इज क्वांटिटी। कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी अगर आप करोगे तो उसे हम कहते हैं एवरेज। तो एवरेज आपको ये बताता है
कि आपने हर यूनिट पे तकरीबन कितना पैसा खर्च किया। अगर आपने 100 यूनिट बनाए, 5,000 रुपए का खर्चा किया, तो तकरीबन आपने हर एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए 50 रुपीज स्पेंड किए हैं। ये एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे थोड़ा सा बड़ा लेते हैं एग्जाम्पल इस बार, कि मान लो कोई मैन्युफैक्चरर ना बॉटल्स मैन्युफैक्चर करता है, बॉटल्स, और उसको मैन्युफैक्चर में करने में उसको दो तरह की कॉस्ट लगती है। एक तो लगती है फिक्स कॉस्ट, एक लगती है जी वेरिएबल कॉस्ट। जाहिर है दो तरह के खर्चे होते हैं। तो वो टोटल बॉटल्स बनाता है, मान लीजिए 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स ऑफ बॉटल मैन्युफैक्चर करता है। उसका फिक्स कॉस्ट है 50,000 रुपीज। उसको 50,000 रुपए का फिक्स कॉस्ट लगेगा। और फिक्स कॉस्ट एक कैसी कॉस्ट है, जो वो 10,000 यूनिट का 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करे, 5,000 का करे, 10,000 का करे, ये फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहने वाली है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट उसका जो टोटल लगता है ना 1000 यूनिट मैन्युफैक्चर करने में, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट उसको इनकर्ड होता है, उसका टोटल उसने लगाया, तो दैट कम्स टू, मान लेते हैं इट इज 1 लाख, 1 लाख रुपए उसको स्पेंड करने पड़ते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो भाई साहब ये बताइए कि अगर फिक्स कॉस्ट उसने 50,000 लगाया, वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख है, तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 1000 यूनिट मैन्युफैक्चर करने की? 1,50,000 रुपीज। ठीक है, चले। अब देखो जरा, मैं आपसे कहता हूँ कि 1000 यूनिट बनाने में उसने 1.5 लाख रुपया खर्च किया है ना। 1,50,000 इज हिज टोटल स्पेंडिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स। अगर मैं ये जानना चाहता हूँ, बताइए 1000 यूनिट में उसको 1.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ, तो ऑन एन एवरेज एक यूनिट को बनाने में उसका कितना खर्चा हुआ? एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा हुआ? अगर 1.5 लाख रुपए 1000 के हैं, तो एक यूनिट पे उसका खर्चा कितना होगा? 150 रुपीज। अच्छा, श्रेया के अलावा सबको क्लियर है ये बात, या सिर्फ श्रेया को ही आता है? चेतना, अक्षिता, आप लोग बताएं। स्पर्श, आप कैमरा ऑफ कर लो। चेतना, चेतना आवाज आ रही है? अक्षिता आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। हाँ, तो बात समझ आ रही है आपको? मैं क्या पूछ रहा हूँ यस आपसे, सर। कि 1000 रुपए, सॉरी 1000 यूनिट अगर मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करता है, उसको 1,50,000 स्पेंड करना पड़ता है 1000 यूनिट के लिए, तो एक यूनिट पे उसकी कॉस्ट क्या हुई? बताइए अक्षिता। यस और नो, पता है या नहीं पता है? चेतना, आपको पता है? चेतना, अच्छा चले, मैं आपको बता देता हूँ। देखो 1000 है टोटल प्रोडक्शन, और 1,50,000 उसका टोटल कॉस्ट है। इसका मतलब एक यूनिट पे उसको जो टोटल अमाउंट स्पेंड करना पड़ रहा है ऑन एन एवरेज, 150 रुपीज, 150 रुपए का खर्चा एक यूनिट का है। कैसे निकालते हैं ये? सब बहुत सिंपल है। 1,50,000 स्पेंड किए गए हैं 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब इसको सॉल्व कर लो। इन जीरो से ये 3 जीरो ऊपर के कट जाएंगे, कितना बचेगा? 150। तो दिस इज योर आंसर। ये जो है ना, ये क्या बता रहा है आपको? ये एक यूनिट की टोटल कॉस्ट बता रहा है आपको। 150 क्या है? एक यूनिट की टोटल कॉस्ट है। रिपीट कर रहा हूं मैं, 150 क्या है? 1000 यूनिट पे 1,50,000 रुपए का खर्चा था। 150 आपको ये बता रहा है कि एक यूनिट की टोटल कॉस्ट क्या है। दिस इज कॉल्ड एवरेज टोटल कॉस्ट। आपने टोटल कॉस्ट का एवरेज कर दिया। समझ रहे हैं बात? अच्छा, अगर मैंने आपसे ये पूछा कि बताओ 1000 यूनिट पे फिक्स कॉस्ट आपने 50,000 लगाया, 1000 यूनिट के लिए फिक्स कॉस्ट 50,000 है, तो एक यूनिट के लिए फिक्स कॉस्ट कितना हुआ? 50 रुपीज। 50 रुपीज। समझ रहे हैं? 1000 पे अगर 50,000 का खर्चा है फिक्स कॉस्ट का, तो एक यूनिट पे वो कितना पड़ेगा? 50 रुपए। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख है फॉर 1000 यूनिट्स, तो एक यूनिट के लिए कितना पड़ेगा? 100 रुपीज। 100 रुपीज। समझ रहे हैं बात? ये क्या कर रहे हैं हम? ये एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट है। ये क्या है सर? एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है। एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट को बच्चे हम कहते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट, और एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट को कहते हैं एवरेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट।
और 1 यूनिट की टोटल कॉस्ट को हम कहते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट। ये इसके शॉर्ट फॉर्म से बेसिकली एवरेज फिक्स कॉस्ट को हम लिखते हैं एएफसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज प्रेजेंटेड एज एवीसी एंड देन एटीसी। आप नोट करो, जैसे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जोड़ते थे ना, टोटल कॉस्ट आता था 50,000 प्लस 1 लाख इक्वल्स टू 1,50,000। ठीक है, ऐसे ही जब हम एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ते हैं ना, तो क्या आता है हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट। समझ आ गई बात? तो सम टोटल ऑफ एएफसी एंड एवीसी इज इक्वल टू एटीसी। जैसे फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट होता है, सिमिलरली एएफसी प्लस एवीसी इक्वल्स टू एटीसी होता है। देखिए, जितना मैंने आपको बताया ना, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं इसको। मैंने अभी आपको ये बताया कि एवरेज कॉस्ट का क्या मतलब होता है। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने, किसी भी चीज के 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने पे जो खर्चा पड़ता है ना हमें, उसको हम एवरेज कॉस्ट कहते हैं, है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। यहाँ पे एग्जांपल लिया कि अगर हमने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया है जिसका 5,000 रुपए का खर्चा है, इसका मतलब हर एक यूनिट पे उसको कितना खर्चा कर रहा है प्रोड्यूसर, 50 रुपए का। दिस इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। फिर हमने थोड़ा डिटेल में एक और एग्जांपल लिया कि हमने फिक्स कॉस्ट लगाई, वेरिएबल कॉस्ट लगाई 50,000 और 1 लाख, इसका मतलब टोटल कॉस्ट हमने 1,50,000 स्पेंड किया फॉर प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट्स। तो अगर हम इसको फर्दर एनालाइज करें तो हमें समझ आएगा कि अगर हम 50,000 रुपए खर्च कर रहे हैं 1,000 यूनिट के लिए, इसका मतलब 1 यूनिट पे फिक्स कॉस्ट कितना है, 50 रुपए है। और वेरिएबल कॉस्ट लगा रहे हैं 1 लाख रुपए फॉर प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट्स, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 100 रुपीज है एक का। तो टोटल कितना हो जाएगा, एवरेज ऑफ फिक्स एंड एवरेज वेरिएबल इक्वल्स टू एवरेज टोटल, दैट विल बी 150 रुपीज। ठीक है, यस सर। एक सेकंड रुको। हाँ देखिए, यहाँ ये कर रहे थे हम एवरेज कॉस्ट। लिखा है कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में जो भी खर्चा हुआ है, दैट इज योर एवरेज कॉस्ट। एंड एवरेज कॉस्ट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज, देखो हमने किस किस का एवरेज किया है चेतना, हमने किस किस का एवरेज किया है। हमने फिक्स कॉस्ट का भी हम एवरेज कर सकते हैं, हम वेरिएबल का भी एवरेज कर सकते हैं, और टोटल का भी कर सकते हैं। तो एवरेज ऑफ फिक्स कॉस्ट कहलाता है एएफसी, वेरिएबल का एवरेज कहलाता है एवीसी, और टोटल कॉस्ट का एवरेज कहलाता है एटीसी। यानी कि एवरेज 3 तरीके का होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज 3 तरह का होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। जहां तक कुछ पूछना है आप लोगों को, कोई डाउट है? नो सर। क्लियर है। चले, अब आ जाते हैं, हम बात करेंगे कि सर एवरेज फिक्स कॉस्ट है क्या। ठीक है, इस पे बात करेंगे, व्हाट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, 1 यूनिट की जो कॉस्ट होती है उसको एवरेज कहते हैं। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का क्या मतलब होगा, 1 यूनिट प्रोड्यूस करने पे जो फिक्स कॉस्ट का खर्चा पड़ेगा, दैट इज योर एवरेज फिक्स कॉस्ट। जैसे ये अभी एग्जांपल लिया था ना पहले कॉपी पे, जो समझ रहे थे, इसी से रिलेटेड एक और स्लाइड में मैंने एग्जांपल लिया है। मान लो कोई प्रोड्यूसर ना 100 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट का, तो उस 100 यूनिट को बनाने के लिए उसको फिक्स कॉस्ट लग रही है 5,000, वेरिएबल कॉस्ट लग रही है 10,000, तो इसका मतलब उसकी टोटल कॉस्ट है 15,000। अब मुझे एवरेज करना है, मुझे जानना है फिक्स कॉस्ट कितना लगा हर एक यूनिट पे। अगर 100 यूनिट बनाने में 5,000 रुपए का खर्चा है, तो 1 यूनिट बनाने में कितना पड़ा फिक्स कॉस्ट, 1 यूनिट पे वेरिएबल कितना लग रहा है, और 1 यूनिट पे टोटल कितना आया। तो इसका मतलब मैं एवरेज फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो एवरेज देखते हैं, फिक्स कॉस्ट का एवरेज कितना आ जाएगा। इस केस में अगर 100 यूनिट हम बना रहे हैं, 5,000 रुपए का खर्चा है, इसका मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट है हमारा 50 रुपीज। और वेरिएबल कॉस्ट अगर 10,000 स्पेंड हो रहा है फॉर 100 यूनिट, इसका मतलब 1 यूनिट पे है 100 रुपीज। और 15,000 रुपए का खर्चा है 100 यूनिट बनाने के लिए टोटल कॉस्ट, तो एवरेज टोटल कॉस्ट हो जाएगा आपका 150 रुपीज। ठीक है, अब आ जाते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट का क्या मतलब है। देखिए, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज सिंपली फिक्स कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो फिक्स कॉस्ट लग रहा है, दैट इज योर एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है,
इसको कॉपी पे समझते हैं एक दफा, उसके बाद स्लाइड पे आएंगे। देखिए, जैसे मान लो कोई प्रोड्यूसर ये यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, 1 2 3 4 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है किसी भी चीज के, और उसका जो फिक्स कॉस्ट है ना, उसका फिक्स कॉस्ट गिवन है 100 रुपीज। तो 100 रुपीज कितने का है, एक यूनिट पे उसको 100 रुपए का फिक्स कॉस्ट लग रहा है, तो 2 पे कितना लगेगा, 2 पे भी 100 लगेगा, 3 पे भी 100 लगेगा, 4 पे भी 100 लगेगा, और 5 पे भी 100 लगेगा। क्यों? क्योंकि सर फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहता है। अब मुझे इसका एवरेज करना है, यानी कि AFC निकालना चाहता हूँ, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। कैसे करेंगे बताएगा कोई? एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे सर? एवरेज निकालने के लिए ना फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करिए आप, हर एक यूनिट पे फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते रहो। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है 100, क्वांटिटी है 1 यूनिट, तो 100 डिवाइडेड बाई 1 कितना होगा, 100। फिर 100 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, कितना जाएगा, 50। फिर 100 डिवाइडेड बाई 3, 33.33। 100 डिवाइडेड बाई 4, 25, और 100 डिवाइडेड बाई 5 कितना आया, 20। समझे बात? एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाला कैसे जाता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आता है। देखो 5 यूनिट प्रोड्यूस करने का जो फिक्स कॉस्ट है ना वो 100 रुपीज है। 5 यूनिट आप बनाओगे उस पे फिक्स कॉस्ट 100 लगेगा, लेकिन हर एक यूनिट पे कितना पड़ा, अगर 5 का 100 है तो हर एक यूनिट पे कितना पड़ा, 20 रुपया, 20 रुपीज। ऐसे ही 4 यूनिट मैन्युफैक्चर करने पे 100 रुपए का फिक्स कॉस्ट है, एक यूनिट पे कितना पड़ेगा, 25। 3 पे अगर 100 है, एक पे कितना पड़ेगा, 33.33। तो एवरेज आपको ये बताता है कि एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट लगेगी। पर यूनिट कॉस्ट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। और आप पर यूनिट चाहे वेरिएबल का निकालो, टोटल का निकालो, फिक्स का निकालो, सबका निकाल सकते हो। फिक्स का निकालेंगे एक यूनिट पे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट हो जाएगा वो, वेरिएबल का निकालेंगे एक यूनिट पे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा वो, टोटल का एक यूनिट का निकालेंगे तो एवरेज टोटल कॉस्ट हो जाएगा वो। समझ आ गई बात? अच्छा, अब देखो इसमें एक चीज अगर आप नोट कर रहे हैं ना, तो आपको समझ आ रहा होगा कि सर एवरेज फिक्स, देखो फिक्स कॉस्ट तो हमारा फिक्स रहता है हमेशा, चाहे आप 1 2 3 4 5 10 जितने भी यूनिट आप मैन्युफैक्चर करेंगे, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स। लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो रहा है आपका, डिक्लाइन हो रहा है। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, 100, फिर 50 हो गया, फिर 33 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 20 हो गया। मतलब जैसे जैसे आप प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे ना बच्चे, एज दी प्रोडक्शन इंक्रीजेज, एवरेज फिक्स कॉस्ट कीप ऑन डिक्लाइनिंग। एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो घटता रहता है, इट कीप ऑन डिक्लाइनिंग। क्या रीजन है इसका, कोई आप में से बताएगा मेरे को, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों एवरेज फिक्स कॉस्ट हर बार पहले के मुकाबले कम है? क्यों पहले 100 था फिर सर 50 हो गया क्योंकि फिर? हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। करेक्ट, हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन फिक्स कॉस्ट फिक्स है। आप क्या कर रहे हो, हर बार 100 को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं। अब 100 ना, फिक्स कॉस्ट तो आपका सेम ही रह रहा है 100 हर दफा, लेकिन क्वांटिटी आप हर बार बढ़ा रहे हैं। तो जब आप सेम अमाउंट को ज्यादा क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो आपको हर बार पहले के मुकाबले छोटी वैल्यू मिलेगी, 100 50 33 25। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, इसका एक और इंटरप्रिटेशन ये नहीं हो सकता कि अगर किसी एंटिटी के ऊपर फिक्स कॉस्ट का बर्डन बहुत ज्यादा है ना, किसी एंटिटी, किसी कंपनी, किसी फर्म के ऊपर अगर फिक्स कॉस्ट का बर्डन ज्यादा है, वो उस बर्डन को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं बताइए? वो एंटिटी फिक्स कॉस्ट का बर्डन कैसे मिनिमाइज कर सकती है? बताओ श्रेया, आप बताइए। सर एक बार आप क्वेश्चन रिपीट कर दो। मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज कोई एंटिटी है, कोई भी फर्म है, उस फर्म को ना फिक्स कॉस्ट का बर्डन बहुत ज्यादा बेयर करना पड़ता है। फर्म चाहती है फिक्स कॉस्ट का बर्डन कम हो जाए, तो फिक्स कॉस्ट का बर्डन कैसे मिनिमाइज कर सकती है बताइए? सर क्वांटिटी को इंक्रीज करके। करेक्ट, क्वांटिटी बढ़ जाएगी ना तो फिक्स कॉस्ट का बर्डन कम हो जाएगा। देखो अगर फर्म ना सिर्फ एक यूनिट मैन्युफैक्चर करती है तो उसको फिक्स कॉस्ट का बर्डन 100 आ रहा है, हर एक यूनिट पे 100 का बर्डन है। लेकिन जैसे जैसे वो प्रोडक्शन बढ़ाएगी ना,
एवरेज फिक्स कॉस्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट का बर्डन कम हो रहा है। समझ रहे बात? जैसे मान लीजिए आप लोग ना पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए आप कोई कैब बुक करते हैं, जैसे जैसे मान लो क्या नाम है इनका, श्रेया ने कोई कैब बुक करी पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए, और कैब वाला ये कहता है कि मैम आपसे ना हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के लिए 500 फेयर चार्ज करेंगे। ठीक है, इतने सर्टेन नंबर ऑफ किलोमीटर से, मान लो 20 किलोमीटर है वो, और कैब वाला कहता है कि 20 किलोमीटर का हम आपसे 500 रुपया चार्ज करेंगे फेयर। तो अगर अगर श्रेया अकेले ट्रेवल करती है तो ये सारा का सारा जो बर्डन है किसको बेयर करना पड़ेगा? श्रेया को। लेकिन अगर श्रेया जो है ये जो बर्डन है फिक्स कॉस्ट का, बेसिकली जो फेयर है वो मिनिमाइज करना चाहती है, तो ये क्या कर सकती हैं, ये अपने साथ किसी और को ले लें। ये कहेंगे यार चेतना एक काम करते हैं ना, हम दोनों साथ चलते हैं, आपको भी कैब से जाना मुझे भी कैब से जाना, हम अलग अलग जाएंगे तो 500 का खर्चा इंडिविजुअली पड़ेगा। हम काम करते हैं शेयर कर लेते हैं, जो भी फेयर लग रहा है ना उसको हम 50-50% डिवाइड कर लेंगे दोनों में। तो अब पहले 500 का बर्डन एक किस्से में आ रहा था, अभी कितना पड़ जाएगा? 250। अच्छा अपने साथ ये और भी स्टूडेंट्स को ऐड कर लें, है ना, जैसे मान लेते हैं इन्होंने जो है इनसे भी कहा, स्पर्श से कहा और अक्षिता से कहा कि आप भी चल लो साथ। तो अल्टीमेटली जब ये चारों साथ जाएंगे ना तो जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगी। 500 जो है 500 का जो एक्सपेंडिचर है वो आप चारों में डिवाइड हो जाएगा, तो टोटल जो पर हेड एक्सपेंस है ना वो कम हो जाएगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी के ऊपर फिक्स कॉस्ट का बर्डन बहुत ज्यादा है तो वो उसको मिनिमाइज कर सकता है, कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग मोर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अगर हम ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा फिक्स कॉस्ट का बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वही चीज इस एग्जाम्पल में हो रही है। फिक्स कॉस्ट का बर्डन पहले 100 था, एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारा 100 आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे हमने प्रोडक्शन बढ़ाया एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारा धीरे 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 कम हो गया। मेरा आपसे सवाल है, क्या कोई ऐसा पॉइंट आ सकता है जब एवरेज फिक्स कॉस्ट घटते 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 जीरो हो जाए? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट एवरेज फिक्स कॉस्ट बिकम जीरो? AFC कैन बी जीरो और नॉट, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता? नो सर। नहीं हो सकता। रीजन क्या है सर? रीजन बहुत सिंपल है, फिक्स कॉस्ट को हम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट हमेशा 100 रहेगी, और आप उसको किसी भी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। आप देखो डिवाइड करके, जब भी नॉमिनेटर में कोई वैल्यू हो और उसको किसी पॉजिटिव वैल्यू से आप डिवाइड करोगे ना तो हमेशा आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा, चाहे 0 पॉइंट समथिंग आए, लेकिन आपका आंसर जीरो से ऊपर रहेगा, जीरो नहीं हो सकता। आंसर कब जीरो होगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन बी जीरो ओनली व्हेन फिक्स कॉस्ट इज जीरो। अगर फिक्स कॉस्ट जीरो हो जाती है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन आल्सो बी जीरो। क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होती, इसलिए एवरेज फिक्स कॉस्ट भी कभी जीरो नहीं होगी। समझ आया सबको? अक्षिता, स्पर्श, श्रेया, क्या बताया मैंने? बेसिकली फिक्स कॉस्ट, एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट जो होती है ना उसको हम एवरेज फिक्स कॉस्ट कहते हैं, और जैसे जैसे प्रोडक्शन हम बढ़ाते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारा कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन होता है, और डिक्लाइन होते 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 वो जीरो के नजदीक तो आ सकता है लेकिन जीरो कभी नहीं हो सकता। रीजन इज सिंपल, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होता, इसलिए उसका एवरेज भी कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, चलिए इतना पहले कवर करते हैं स्लाइड से। डेफिनेशन तो क्लियर हो गई, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है? लिखा है फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज फिक्स कॉस्ट। आगे लिखा है एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड। ये एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला है। फॉर्मूला मेरे ख्याल में वैसे जरूरत तो है नहीं, लेकिन लिख दिया है मैंने। फिक्स कॉस्ट को जब आप क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आएगा बच्चे। ये कोई ऐसा कोई बताने वाली चीज है नहीं। किसी भी चीज का एवरेज करने के लिए आप क्या करेंगे? उस वैल्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। टोटल का एवरेज करना है, टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। वेरिएबल का एवरेज करना है, वेरिएबल को आप क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे भी फिक्स कॉस्ट का एवरेज करना था तो फिक्स कॉस्ट को हमने क्वांटिटी से डिवाइड किया है। आगे लिखा है कि एज द आउटपुट इंक्रीजेस एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्लाइंस बट इट कैन नेवर बी जीरो। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा एवरेज फिक्स कॉस्ट घटेगा, कॉन्टिन्यूसली घटेगा अनडाउटेडली, बट इट कैन नेवर बी जीरो, वो जीरो नहीं हो सकता। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये है
ये क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है कि प्रोड्यूसर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी है, 20 है। 20 इनफैक्ट जब वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा है ना तो भी फिक्स कॉस्ट 20 है, ठीक है। और फिर जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो कांस्टेंट ही है, सेम ही है। लेकिन अब इसके बेसिस पे जब हम एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, देखिए एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। तो टोटल कॉस्ट, टोटल मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे मैंने गलती से टीसी लिख दिया है, ये एफसी होगा, सॉरी, दिस इज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को हम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो फिक्स कॉस्ट इज 20 डिवाइडेड बाई 0। तो 0 यूनिट पे अगर आप एवरेज निकालोगे ना तो इन्फिनिटी आएगा ये, या नॉट डिफाइंड आएगा, है ना। 20 एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है ना श्रेया। एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज Yes, sir. इन्फिनिटी। अच्छा इसके बाद आप देखो 20 डिवाइडेड बाई 1 20, फिर 20 डिवाइडेड बाई 2 10, फिर 6.6, फिर 5 4 3.3 2.85 एंड 2.50। एक चीज जो नोटिस आप अगर इसमें कर रहे हो वो ये है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट इज कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइनिंग। जैसे जैसे प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं ना, एएफसी इज कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइनिंग, घट रहा है एवरेज फिक्स कॉस्ट, यानी कि फिक्स कॉस्ट का बर्डन हमारा हर बार कम हो रहा है। और क्यों हो रहा है ऐसा, दिस हैपेंस बिकॉज फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट एट एवरी आउटपुट, है ना। हर यूनिट ऑफ आउटपुट पे फिक्स कॉस्ट की वैल्यू सेम है 20, और हम हर बार 20 को विद मोर नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं। पहले 1 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, हेंस एवरी टाइम वी आर गेटिंग दी लोअर वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट इज इवन इफ इट गोज डिक्लाइनिंग विद एवरी यूनिट ऑफ आउटपुट इट कैन नेवर बी जीरो। कि भले ही एवरेज फिक्स कॉस्ट कंटिन्यूअसली घटता रहता है, डज नॉट मीन कि वो घटते घटते एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। इट कैन नेवर बी जीरो। लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ, इट कैन नेवर बी जीरो बिकॉज फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। चलिए अब इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर हमें करना है, एएफसी का डायग्राम कैसे बनेगा वो देख लें। फर्स्ट यूनिट पे हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना था, 20 था। तो 20. अच्छा दूसरे पे, सेकंड पे कितना था, 10। थर्ड पे हो गया आपका 6.66, फिर 5, फिर 2.85 था, और फिर 2.45 ऐसी कुछ था वो, ठीक है। ये दीज आर दी वैल्यूज। फिर हम इन सबको इंटरकनेक्ट करके कर्व बनाएंगे। इस तरीके से एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व बनता है। देखिए अभी तक आपने जितने कर्व देखे ना उनके मुकाबले ये अलग है। हमने फिक्स कॉस्ट देखा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वेरिएबल कॉस्ट देखा इनवर्सली एस शेप्ड, टोटल कॉस्ट देखा इनवर्सली एस शेप्ड, मार्जिनल कॉस्ट था यू शेप्ड। इस शेप को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व, याद रखिएगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, धीरे 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 वो नीचे जा रहा है। नोटिसेबल क्या है इसमें, नंबर 1 पहली चीज जो नोटिस करने वाली है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट ना तो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ना एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा। इसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। ये नोटिसेबल है कि ये कभी भी एक्स और वाई एक्सिस दोनों को टच नहीं करता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली ये जो कर्व है ना, इस कर्व का नाम है, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व, याद रहेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व, इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। अब आ जाते हैं कि सर आपने बताया कि ये जो कर्व है ना, ये किसी भी सिचुएशन में ना तो एक्स एक्सिस को ना वाई एक्सिस को टच करेगा। इसका रीजन कोई बताएगा मेरे को, आप में से कोई ऐसा कोई बता सकता है कि ये, देखो आप नोटिस करो कि Sir, एवरेज फिक्स कॉस्ट की वैल्यू because कॉन्टिन्यूसली वो डिक्लाइन हो रही है। हाई प्रोडक्शन, हाँ हाँ बोलो। सर क्योंकि प्रोडक्शन और फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो। फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होता, एवरेज भी जीरो नहीं हो पाएगा। इवेंचुअली एवरेज फिक्स कॉस्ट कॉन्टिन्यूसली घटेगा तो सही, लेकिन ये घटते घटते जीरो नहीं होता, इसलिए ये वाला कर्व जो है ना कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। समझ रहे हैं बात, ये घटते घटते एक्स एक्सिस को टच तभी कर सकता है जब एएफसी जीरो हो जाए, और एएफसी तभी जीरो हो सकता है जब फिक्स कॉस्ट जीरो हो जाए, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। तो इसके एक्स एक्सिस को टच ना करने का रीजन समझ आ गया कि फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नेवर टच एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस को क्यों नहीं टच करता है, बताइए, वाई एक्सिस को क्यों नहीं टच करता। देखिए वाई एक्सिस को ये कब टच कर सकता है, ये वाई एक्सिस को तब टच कर सकता है जब जीरो वैल्यू पे
जब जीरो वैल्यू पे हम इसके इसके एवरेज फिक्स की सॉरी जब जीरो यूनिट पे एवरेज फिक्स कॉस्ट की वैल्यू को हम डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर सकें तो ये उसको टच करेगा। देखो मैं समझाता हूँ आपको। मान लो जैसे ये है जीरो यूनिट पे एफसी की वैल्यू क्या थी बच्चे बताना जरा। जीरो यूनिट पे एफसी की वैल्यू कितनी आती है सर? जीरो यूनिट पे एफसी की वैल्यू इन्फिनिटी आती है, बताया था ना अभी मैंने। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो जीरो एक यूनिट पे फिक्स कॉस्ट की वैल्यू 20 थी, आप इसको डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 20। दो पे 10, तीन पे तकरीबन 6.66 या 7 के आसपास। जीरो यूनिट पे कितना है? जीरो यूनिट पे इन्फिनिटी है। बताओ इन्फिनिटी को डायग्राम पे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या? बताइए, क्या इनफाइनाइट वैल्यू को हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसको डिपिक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? नो सर। नहीं कर सकते, और क्योंकि उसको प्रेजेंट नहीं किया जा सकता डायग्रामेटिकली, इसलिए हम हमारा जो वाई एक्सिस है, सॉरी एएफसी कर्व है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? वो कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, वो 1 यूनिट से स्टार्ट होगा। और 1 यूनिट से स्टार्ट होगा, 1 यूनिट पे कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। इसका मतलब ये वाई एक्सिस को भी टच नहीं करेगा कभी, ना ही कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा। समझ आया? यस सर। देखिए, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इसमें, इट नीदर टच एक्स नॉर वाई एक्सिस। इट नेवर टच एक्स एक्सिस बिकॉज एट जीरो यूनिट AFC is infinity which cannot be presented on the diagram। और आगे लिखा है, it never touch y axis cause AFC can never be, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने ये होगा it never touch, ऊपर वाला जो है ना, this is about y axis, it never touch y axis because at zero unit AFC is infinity। और नीचे वाला होगा it never touch x axis as AFC can never be zero। बात समझ आ गई मेरा ख्याल है आप लोगों को। यस सर। चले सबसे पहले बात कर लेते हैं अक्षता से। अक्षता, अभी तक जितना मैंने बताया है वो क्लियर है आपको? आवाज आ रही है मेरी? सबसे पहले तो ये बताओ, क्योंकि यस आपका सर। एकदम जीरो इंटरेक्शन है आज। चेतना क्या स्टेटस है? क्लियर है सब जो पढ़ाया मैंने अभी तक? यस सर। स्पर्श आप भी बता दें कमेंट करके। अच्छा यहाँ अजान हो रही है तो हमें फिर से 2 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा, अजान खत्म हो जाएगी उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। चले बढ़िया।
हाँ जी, तो अक्षिता, चेतना, श्रेया, एवरेज फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक यस बारी सर। मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। हम बात कर रहे हैं आज एवरेज कॉस्ट के बारे में। एवरेज कॉस्ट सिंपली मींस कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ आउटपुट, या कॉस्ट ऑफ वन यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। क्योंकि हम एवरेज सबका ही कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट का भी एवरेज निकाला जा सकता है, वेरिएबल का भी और टोटल का भी। इसलिए हम कहते हैं कि एवरेज कॉस्ट तीन तरह के होते हैं: एवरेज फिक्स, एवरेज वेरिएबल एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में पढ़ रहे थे हम। एवरेज फिक्स कॉस्ट में जितना हमने पढ़ा उसके हिसाब से हमें समझ आया कि एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। और एवरेज फिक्स कॉस्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एज द नंबर ऑफ आउटपुट इंक्रीजेज, average fixed cost keep on declining. It gets near and near to the value of zero, but it can never be zero. ठीक है। और इसी वजह से जब हम इसका कर्व बनाते हैं तो इसका कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। उस डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व का नाम है बेसिकली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व जो है उसका भी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो हमेशा एक्स और वाई एक्सिस के बीच में रहेगा। इट कैन नेवर टच एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को टच ना करने की वजह है कि हम इन्फिनिटी की वैल्यू को प्रेजेंट नहीं कर सकते, और एक्स एक्सिस को टच ना करने की वजह है कि एफसी की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। अब आ जाते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सिंपली मींस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन यूनिट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट प्रोड्यूस करने की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। इसको भी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है इट इज सिमिलर, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी कर देंगे, है ना। वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जब आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करोगे ना, अभी मैं दिखाऊंगा आपको एग्जांपल, आप इसमें देखेंगे कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ना इनिशियली डिक्रीज होता है, एक मिनिमम वैल्यू पे पहुंचने के बाद फिर वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है। इसका बिहेवियर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दी मार्जिनल कॉस्ट। आपको याद होगा मार्जिनल कॉस्ट में मैंने कुछ ऐसे ही बताया था कि मार्जिनल कॉस्ट शुरू में जो है डिक्रीज होता है, मिनिमम वैल्यू पे पहुंचता है, उसके बाद इंक्रीज होता है। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कैसा बनता था, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कैसा बनता था, यू शेप। यू शेप बनता था। तो आप गैस करो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कैसा बनेगा। यू शेप। हम बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, अब ये बात आ रही है आप लोगों को? हम्म, तो मैं ये कह रहा हूँ बेसिकली कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। पहले वेरिएबल कॉस्ट देख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट ना जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं वेरिएबल कॉस्ट हमारा इंक्रीज होता है, 0, 10, 18, 24, 28, 35, 48, 70, 96। ये जो वैल्यूज ली है ना, ये इसको लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि वेरिएबल कॉस्ट ना शुरू में डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, याद रखो, बाद में फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। जैसे इस गिवन इलस्ट्रेशन में 10, उसके बाद 8 इंक्रीज हुआ, फिर 6 इंक्रीज होकर 24 हो गया, फिर 4 इंक्रीज हुआ। तो यहाँ तक ना फोर्थ यूनिट तक वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। उसके बाद फिफ्थ यूनिट से वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना शुरू हो रहा है। 28 से 35, 7 इंक्रीज हुआ, फिर 35 से 48 हो गया,
ठीक है, फिर 48 से 70, फिर 96, तो यहाँ से इंक्रीजिंग रेट है। खैर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे सर? वेरिएबल कॉस्ट को हम क्वांटिटी 0 डिवाइड बाई 0 कितना होगा? इन्फिनिटी। अरे नहीं भाई, ये गलत लिख दिया मैंने। 0 डिवाइड बाई 0 होता है 0, ठीक है, ये गलती से इन्फिनिटी लिखा हुआ है, मैं चेक कर रहा था आपको। तो 0 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल्स टू 0 ही होगा। इसको करेक्शन कर दूंगा मैं स्लाइड भेजने से पहले। अच्छा, अब आगे देखिए, फिर 10 डिवाइडेड बाई 1 हमने किया 10, 18 डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं 9, 24 डिवाइड बाई 3 8। फिर अकॉर्डिंगली अब देखो, हमने वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यूज को क्वांटिटी से डिवाइड किया है, तो हमें क्या मिल रहा है? शुरू में देखिए, पहले मिला 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, उसके बाद 7। इसका मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ना इनिशियली डिक्लाइन हो रही है, देखो 10 9 8 7, और यहाँ पे आके कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रही है? उसके बाद बढ़ना शुरू हो रही है 8 10 12, और आगे और यूनिट्स होते हैं ना, 9 10 11 और यूनिट्स होते हैं, तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपको और बढ़ता हुआ नजर आता। मैंने क्योंकि 8 ही यूनिट लिए हैं, तो इसमें आपको ये समझ आ रहा है कि इनिशियली ये डिक्रीज होता है, कई दफा कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं हो जाए, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट हो जाए। और उसके बाद अगर हम और प्रोडक्शन करते हैं, मार्जिनल जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। समझ रहे हैं बात? जैसे फिक्स कॉस्ट हमेशा घटता रहता है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वैसे हमेशा घटता नहीं है। आप जितने ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे शुरू शुरू में, तो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम लगेगा आपको, मतलब आपको प्रोडक्शन करने से फायदा होगा शुरू शुरू में, क्योंकि खर्चा कम लगेगा आपको। लेकिन एक सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट जब आप प्रोड्यूस कर चुके होंगे, उसके बाद और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, विच इज नॉट अ गुड साइन फॉर एनी फर्म और एंटिटी। समझ गए? किसी भी फर्म को ये आइडेंटिफाई करना होता है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कब तक घट रही है। जिस पॉइंट पे वो मिनिमम लेवल पे पहुंच जाती है, दैट इज द बेस्ट या ऑप्टिमम आउटपुट लेवल। किसी भी फर्म को उस पर्टिकुलर आउटपुट लेवल पे ऑपरेट करना चाहिए। अगर उस आउटपुट लेवल से वो फर्म आगे बढ़ती है, तो क्या नजर आएगा उसको? वो नजर आएगा कि उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फिर से बढ़ने लगेगा, 8 10 12 14 16 20 30, इस तरीके से वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसके बिहेवियर को अगर हम थोड़ा सा डिकोड करें, हमें समझ आ रहा है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली डिक्रीजेस, रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट, एंड देयर आफ्टर इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। 3 पॉइंट समझ आ रहे हैं ना, कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली डिक्रीज होता है, मिनिमम वैल्यू पे पहुंचता है, और उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चे, सबको क्लियर है? ये चेतना, स्पर्श, अक्षिता, स्पर्श गायब हो गया आज। चलो ओके, तो इस पे बेस्ड डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम देख लो। फर्स्ट वैल्यू पे फर्स्ट यूनिट पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपका 10 था, उसके बाद वो और कम हो गया, उसके बाद और कम हो गया, उसके बाद और कम हो गया, और यहाँ पे वो कांस्टेंट हो गया। फोर्थ पे देखो जितना था ना, फिफ्थ पे भी उतना ही है, फोर्थ एंड फिफ्थ पे सेम है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर इवेंचुअली सिक्स्थ और सेवंथ यूनिट पे वो इंक्रीज होना शुरू होता है। तो जब आप इन सारे पॉइंट्स को इंटरकनेक्ट करोगे, तो आपको समझ आएगा कि कुछ इस तरीके का कर्व आपके सामने बनेगा, दैट इज योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, दिस इज योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जिसके क्या कैरेक्टरिस्टिक समझ आ रहे हैं हमें? नंबर 1, एज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली डिक्रीजेस एज, अच्छा एज नहीं होगा, लिखा है एवीसी इनिशियली डिक्रीजेस आफ्टर रीचिंग इट्स मिनिमम इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, देयरफॉर इट इज अ यू शेप्ड कर्व। पहली चीज जो समझ आ रही है कि ये यू शेप कर्व होगा। क्यों होगा? क्योंकि शुरू में घटता है, बाद में बढ़ता है ना। अच्छा, किसी को याद है मैंने वो बताया था आपको कि वेरिएबल कॉस्ट कर्व क्यों यू शेप होता है? सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो है वो इनवर्सली एस शेप्ड क्यों होता है? चेतना, याद है? वाई वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज अ यू शेप्ड कर्व, सॉरी इनवर्सली एस शेप्ड कर्व? अक्षिता याद है? बोलो, से यस और नो समथिंग। अक्षिता, चेतना, ये सब दोनों लगा के चले गए क्या? चेतना, Because it once हाँ हाँ, increases and then decreases, and after that when it reaches its minimum level, it again increases.
बेसिकली इनिशियली वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, देयर आफ्टर इट स्टार्ट इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, क्योंकि शुरुआत में डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, बाद में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, इस वजह से वो इन्वर्सली एस शेप्ड होता है। इसका एक और रीजन मैंने बताया था, ऐसे बोला था कि इसको हम बाद में पढ़ेंगे, एक और रीजन है इसका, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, है ना। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से वो इन्वर्सली एस शेप्ड होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से टोटल कॉस्ट भी एस शेप्ड होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ही मार्जिनल कॉस्ट यू शेप्ड होता है, और यहाँ पे भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ही इट इज यू शेप्ड कर्व। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो अ यू शेप्ड कर्व। आप लिख सकते हो कि क्योंकि ये इनिशियली डिक्रीज होता है, मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है, फिर बढ़ता है, इट इज देयरफॉर इट इज अ यू शेप्ड कर्व। या फिर आप लिख सकते हैं कि इट इज अ यू। हेलो चेतना, आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ चेतना, वो नेट का कुछ इश्यू चल रहा है, क्लास खत्म हो गई है मेरी, ठीक है, तो आप लेफ्ट कर सकते हो मीटिंग। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
आप क्या बात है, आज आज बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे? सर थे मुझे ऐसे कर नहीं आता समझ क्यों लगा क्या क्या अच्छा, तो बेसिकली एवरेज कॉस्ट का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? यस चले, तो मैंने स्लाइड शेयर करी हुई है, उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन रिक्वायर्ड है, तो देख लीजिएगा अपनी तरफ से करके। बाकी अपडेटेड पावर पॉइंट है, मैं आपको कल इंशाल्लाह भेजूंगा। ठीक है, तो Yes, दिस इज इट। अच्छा, एक काम करेंगे अगली क्लास से ना, हम लोग कैमरा ऑन करके रखेंगे, क्योंकि ऐसे डिफिकल्टी होती है पढ़ने में, समझ ही नहीं आता कौन किसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो फॉर प्रॉपर इंटरेक्शन मैं बोलूंगा बच्चों से कि